बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लूरोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हमने डोमिनेंस पढ़ा था, है ना, कि मेंडल जी ने जो बताया था कि जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी इज डोमिनेंट एज F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट है वही दिखा था, राइट। एक अब डेविएशन है फ्रॉम मेंडल्स लॉ, है ना, जो बताता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक को डोमिनेंस भी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों एक बार पूरा देखते हैं, तीनों चीज अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है। डोमिनेंस, देन बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड एक कोडोमिनेंस। ये तीनों वर्ड का मतलब क्या है वो समझिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ्लावर है, ये समझिए रेड फ्लावर है, इसका मैंने क्रॉस कराया रेड फ्लावर है, इसका मैंने क्रॉस कराया येलो के साथ, ठीक है। रेड फ्लावर का मैंने क्रॉस कराया किसके साथ? येलो के साथ, है ना। ये फ्लावर थोड़ा अच्छा बना दूं। ओके, तो रेड फ्लावर का मैंने क्रॉस कराया येलो के साथ। जो रेड है आपका बेटा समझिए वो डोमिनेंट है, एंड जो येलो है वो आपका क्या है? रेसेसिव है। येलो क्या है बेटा आपका? रेसेसिव है। तो क्या मिलेगा F1 जनरेशन में? F1 जनरेशन में हमें रेड फ्लावर्स ही मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या कि डोमिनेंस के केस में क्या होता है कि जो हमें F1 मिलता है वो कैसा दिखता है? वन ऑफ द पेरेंट, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूं इधर के इन F1 जनरेशन, क्या लिख सकती हूं मैं? F1 रिसेंबल, F1 क्या रिसेंबल कर रहा है? F1 रिसेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट। F1 क्या कर रहा है बेटा? इट रिसेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट, ठीक है। तो ये क्या हुआ? डोमिनेंस हो गया, है ना, अकॉर्डिंग टू मेंडल। ये बात किसने कही है? मेंडल जी ने कही है, अकॉर्डिंग टू मेंडल। अब चलती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है आपका? रेड फ्लावर है, इसका मैंने क्रॉस कराया वही येलो के साथ। तो बेटा मुझे ना समझिए ना रेड मिला ना येलो मिला, मुझे पिंक मिला, ठीक है। मुझे पिंक फ्लावर मिला। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जो F1 है वो दोनों ही पेरेंट को रिसेंबल नहीं कर रहा। जो आपका F1 है वो दोनों ही पेरेंट को रिसेंबल नहीं कर रहा, ठीक है। F1 जीन F1 का मतलब F1 जनरेशन नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द पेरेंट। F1 जो है बेटा कोई भी पेरेंट को रिसेंबल नहीं कर रहा, या मैं बोल सकती हूँ इट इज इंटरमीडिएट ऑफ बोथ। क्या है ये? इंटरमीडिएट है किसका? ऑफ बोथ। क्या है बेटा ये? जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें क्या मिला? मुझे दोनों ही नहीं मिले जो पेरेंट के थे, कुछ इंटरमीडिएट मिला, इंटरमीडिएट ऑफ बोथ, ठीक है। अब बच्चों अपने बात करते हैं कोडोमिनेंस का। तो चलिए फिर से एक लाल फूल बनाते हैं, और एक इसमें क्या होगा? इसमें जो मुझे F1 जनरेशन मिलेगा उसमें मुझे दोनों मिलेंगे, उसमें मुझे दोनों मिलेंगे, रेड और येलो। मतलब F1 में मुझे दोनों पेरेंट के जो ट्रेड्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ऐसा लिख सकती हूं कि F1 जनरेशन रिसेंबल
बोथ ऑफ द पेरेंट, बोथ ऑफ द पेरेंट, जो F1 जनरेशन है वो किसको रिजेंबल करता है, दोनों पेरेंट्स को। ठीक है बेटा, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो इन डोमिनेंस मतलब क्या होता है कि जो डोमिनेंट है वही, जैसे मेंडल ने कहा था ना कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक रिसेसिव होता है जो खुद को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन, वो डोमिनेंट है ना। तो डोमिनेंट हमें पता ही अकॉर्डिंग टू मेंडल। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि शो करता है डेविएशन फ्रॉम मेंडल लॉ, एंड दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जो फिनोमेनन है वो किसने बताया था, कार्ल कॉरेन ने। ठीक है, आपको याद है बच्चों, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क 3 साइंटिस्ट ने की थी 1900। कौन है वो 3 साइंटिस्ट, वो है आपके हुगो डी वेरिस, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन टिशमार्क, राइट। तो इसमें से जो कार्ल कॉरेंस थे, ये कार्ल कॉरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया था किसमें, एक स्नैपड्रैगन फ्लावर है या मिरापिलिस जलापा, जो 4 o'clock प्लांट भी जिसे कहते हैं, उनमें ये ऑब्जर्व किया गया दैट जो F1 जनरेशन है वो इंटरमीडिएट होता है दोनों पेरेंट्स का। ठीक है, तो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोई भी खुद को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। एंड को डोमिनेंस, जैसे आपका जो ब्लड ग्रुप AB है वो भी एक को डोमिनेंस का ही एग्जाम्पल है, राइट। तो को डोमिनेंस मतलब क्या कि दोनों जो है पेरेंट के कैरेक्टर वो हमें F1 में देखने को मिल रहे हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज को डोमिनेंस। ठीक है, तो याद रखना F डोमिनेंस मतलब क्या होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, डोमिनेंस मतलब क्या होता है, डोमिनेंस मतलब F1 रिसेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होता है, F1 जनरेशन नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द पेरेंट। इनकम्प्लीट में जो F1 जनरेशन है वो किसी को रिसेंबल नहीं करता, और कोडोमिनेंस मतलब F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट, राइट, याद रहेगा। चलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाती हूं मैं आपको। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे फ्लावर दिया हुआ है अपने को रेड और व्हाइट। ठीक है, ये रेड फ्लावर है, ये आपका व्हाइट फ्लावर है, तो RR और स्मॉल r, राइट। तो F1 जनरेशन, राइट, बट ये कैसा आएगा, इट इज पिंक। ओके, अब मैंने क्या किया, वापस इनकी अगर मैं गैमेट्स बनाऊं, और मैं अब क्या बनाऊंगी, ये तो F1 आ गया, F मतलब फिलियल, अब मैं बनाऊंगी F2 जनरेशन, तो यहाँ पे गैमेट्स मिलूंगी ये दोनों, राइट। तो RR, तो क्या मिलेगा मुझे, RR 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 तो हुआ ही, मतलब कैपिटल RR, एक रेड, फिर स्मॉल RR, स्मॉल RR विल बी व्हाइट, एंड दो मुझे बेटा क्या मिलेंगे, पिंक। दो क्या मिलेंगे बच्चों, मुझे पिंक मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या आता है बेटा, दोनों सेम है। यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम है। चलो फिर से अपन बनाते हैं खुद से, आप भी बनाइए साथ साथ मेरे। यहाँ पे क्या किया हमने, कोई भी जैसे क्या बोलते हैं प्लांट, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे स्नैपड्रैगन ले सकते हैं, या फिर 4 o'clock प्लांट जो है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया था, किसने, कार्ल कॉरेंस ने। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नॉर्मल पेन से लिखती हूँ, हाँ, इन कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें ऑब्जर्व हुआ है, पहले एग्जाम्पल्स याद करिए। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल आपको दे रखा है स्नैपड्रैगन, या फिर इसका जो साइंटिफिक नेम दे रखा है एंट्रीनियम मैजस, इसका साइंटिफिक नेम है। या फिर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं मिरापिलिस जलापा, या ऐसे हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। क्या बोलते हैं इसे हम, 4 o'clock प्लांट।
ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, जो स्नैपड्रैगन अगर आप देखोगे या आप 4 o'clock प्लांट आप देखेंगे ना बेटा, तो वो प्लांट जब आप देखते हैं ना, हमें 3 कलर के फ्लावर्स दिखते हैं उसमें। ठीक है, नॉर्मल गार्डन में जाएगा मिलेगा आपको, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना कि एक ही प्लांट में आपको रेड, व्हाइट और पिंक तीनों कलर के फ्लावर्स मिल रहे हैं। ठीक है, किसमें, मिरापिलिस जलापा में। अब आप प्लांट को देखेंगे तो अब जो उसमें से रेड है, ठीक है, वो डोमिनेंट है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, अगर मैं उसका फिनोटाइप क्या है, रेड है, फिनोटाइप रेड है, जीनोटाइप कैसे डिनोट करेंगे हम लोग उसका, कैपिटल RR। ठीक है, जैसे अपने लिखते हैं, तो ये हो गया रेड। और दूसरा फ्लावर मैंने आपको बताया व्हाइट दिख रहा है, तो व्हाइट क्या होता है बेटा, व्हाइट रेसेसिव है, तो व्हाइट फिनोटाइप है, और RR जो मैं लिखा वो क्या है, जीनोटाइप है, तो ये हो गया व्हाइट। अब चलो इसे गैमेट्स बनाऊंगी, तो R, कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है, इनको क्रॉस कराऊंगी बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिलेगा, F1 जनरेशन मिलेगा, जो कि मुझे देगा कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, ये इंटरमीडिएट होगा दोनों का एंड पिंक दिखेगा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे अपन, चलो यहां कर लेते हैं, अब मैं सेल्फिंग कराऊंगी, हाँ ना बेटा, तो सेल्फिंग किसका कराऊंगी, जो F1 जनरेशन दोनों की सेल्फिंग कराई जाएगी। दोनों कैसे दिख रहे हैं, मुझे पिंक दिख रहे हैं ना। चलिए गैमेट्स बनाए इनके, तो R R ऐसे बनेंगे और R ऐसे गैमेट्स बनेंगे। चलो पनेट स्क्वायर के थ्रू हम इसे बनाते हैं आगे, कैपिटल R स्मॉल r बनाया सबने, क्या होगा बेटा, कैपिटल R स्मॉल r R। ठीक है, अब जो कैपिटल R है वो कैसा दिखेगा, हमें फिनोटाइप की बात कर रही हूं। ठीक है, फिनोटाइप रेड, और जो स्मॉल RR है, मुझे फिनोटाइप की बात करें तो कैसा दिखेगा, व्हाइट, और जो कैपिटल R स्मॉल r है वो मुझे कैसे दिखेंगे, पिंक दिखेंगे। तो क्या रेशियो बना, अगर मैं बात करूं फिनोटिपिक रेशियो की बच्चों, इफ आई टॉक अबाउट फिनोटिपिक रेशियो, तो मुझे रेड दिख रहा है, मुझे पिंक दिख रहा है और मुझे व्हाइट दिख रहा है। तो रेड कितना मिला मुझे, 1 बेटा, पिंक कितना मिला मुझे, 2 एंड व्हाइट 1। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो, तो क्या है बेटा, RR, कैपिटल R स्मॉल r और RR, तो 1:2:1। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, आपका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम आता है। एम आई क्लियर टू यू? हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने डिस्कवर किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस। ये वही है एक जिन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वॉक करी थी। किसमें स्टडी किया था इन्होंने, स्नैपड्रैगन, या उसका साइंटिफिक नेम एंथुरिनम मैजस दे रखा है। ठीक है, मिरापिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट में भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैपिटल स्मॉल r है वो अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ क्या था, वो रेड होना चाहिए था, बट वो क्या दिखा, पिंक दिखा, इंटरमीडिएट दिखा। ठीक है, ऑफ F1 जनरेशन। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि कोई भी जीनोटाइप खुद को पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। क्लियर, एनी डाउट? चलिए आगे चलें। सबने बनाया मेरे साथ साथ, ये इजी है ना क्रॉस बनाना, ऐसा दे रखा है बेटा आपके टेक्स्ट बुक में, है ना, वही सेम अपन ने यहाँ प्रॉपरली बना लिया है, राइट? चलिए याद रखना, कार्ल कॉरेंस ने किसमें किया ये डिस्कवर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट ना आपके टेक्स्ट बुक में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद क्या दे रखा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, व्हाई सम अलीज डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव। क्यों कोई अलीज डोमिनेंट होते हैं एंड क्यों कुछ रिसेसिव होते हैं। तो बेटा आप समझो, ये आपका ऐसे DNA है, ठीक है, अब समझो ये इधर जो जीन है कोई, ये जो जीन है, ठीक है, ये जीन क्या कर रहा है, ये जीन
जीन क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। सी जो मैंने बनाया से डीएनए है पूरा, हाँ बहुत बड़ा डीएनए है, और जो डीएनए है उसमें क्या होता है, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर में अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन ये सब। डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन एक फिनोमेनन होता है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक फिनोमेनन होता है, जिससे डीएनए से क्या बन जाता है, एमआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। फिर एमआरएनए में क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। एमआरएनए में क्या होता है, ट्रांसलेशन। तो क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है, ठीक है। क्या हुआ, डीएनए में क्या हुआ आपका, डीएनए में आपका हुआ ट्रांसक्रिप्शन, तो एमआरएनए बना। एमआरएनए में क्या हुआ आपका, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है। मतलब एक्चुअली जो डीएनए के पास क्या है, जीन्स है, और जीन्स के पास ही सारी इंफॉर्मेशन है। वो एक पर्टिकुलर जीन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। एक पर्टिकुलर जीन क्या करेगा बेटा, एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। डीएनए है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, राइट। डीएनए में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए में ट्रांसलेशन होता है, एंड ट्रांसलेशन से बच्चों प्रोटीन बनता है। तो अगर मैं देखूं जो प्रोटीन बना वो कैसे बना, जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन था, है ना। तो डीएनए के पास क्या है, बेसिकली डीएनए में आपके जीन्स है, राइट। तो समझो ये जीन है, एंड ये जीन क्या करेगा, ये जीन क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा। ये जीन क्या करेगा बेटा, ये जीन प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब जो प्रोटीन है बेटा, प्रोटीन क्या करेगा, वो मॉडिफाई होकर कोई एंजाइम बना देगा, कोई भी एंजाइम, ठीक है। जो मतलब कोई भी एंजाइम इन द सेंस, ये जीन के पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये जीन के पास जो इन्फॉर्मेशन है कि हाँ समझो ये जीन है और ये जीन बनाता है, मतलब इसके पास इन्फॉर्मेशन है, एंजाइम बनाता है ये सलाइवरी अमाइलेज, फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी अमाइलेज जो आपकी सलाइवा में प्रेजेंट है। तो ये जीन क्या होगा, जीन जो है बेसिकली वो प्रोटीन बनाया, मतलब जीन कहाँ है, डीएनए में है, ठीक है। डीएनए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बना। अब वो प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई होकर क्या हो गया, मॉडिफाई होकर वो एंजाइम बना दिया, और जो एंजाइम का काम है, व्हाटएवर जो एंजाइम बना उसका जो काम है वो करेगा, मतलब जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। ये एंजाइम का जो भी काम है, इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ये आउटकम आना है, जो भी होना है वो होगा, ठीक है। अब समझो बेटा क्या है, अभी हम बोलते हैं कि why some are dominant and why some are recessive। तो इस बात को समझिए आप, है ना, ध्यान से सुनना। वही ऐसे डीएनए है, अब ये जो जीन है समझो यहाँ पे, है ना, ये जो जीन है ये डोमिनेंट है कोई, है ना, डोमिनेंट अलील का है, डोमिनेंट अलील का है, एंड इट इज व्हाट, इट इज अनमॉडिफाइड, इट इज अनमॉडिफाइड, इट इज व्हाट, इट इज अनमॉडिफाइड अलील। मतलब ये जो कोड करता है इंफॉर्मेशन के लिए बस, ठीक है, वो वैसे नॉर्मल अपना डोमिनेंट है और ये कोड कर रहा है अनमॉडिफाइड अलील। तो ये क्या करेगा, इट इज एबल टू, it is able to synthesize, it is able to synthesize normal enzyme, it is able to synthesize normal enzyme, और फिर जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होना है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब समझो बेटा क्या हुआ, वही डीएनए आपका, वही अलील है, अब इस अलील में थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, इस अलील में क्या हो गया, कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, और इसको मैं बोल रही हूं रेसेसिव अलील। क्या बोल रही हूं बेटा इसे मैं, रेसेसिव अलील, ठीक है। अच्छा अब देखो ये मॉडिफाई हुआ, ये क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। तो मॉडिफाई होने के बाद भी क्या हो रहा है, इसके दो केसेस बनेंगे, ठीक है। मॉडिफाई होने के बाद भी इसके दो केसेस बनेंगे। क्या केसेस बनेंगे दो बेटा, या तो ये नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, या फिर क्या बोलूंगी मैं, लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है। तो अगर नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, लेस एफिशिएंट बना रहा है, तो क्या होगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा।
और जो फिनोटाइप है वो वैसे का वैसा दिखेगा हमें, तो नो चेंज इन फिनोटाइप, नो चेंज इन फिनोटाइप। अब बच्चों फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि जो रिसेसिव अलील है, मतलब डोमिनेंट अलील में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन हुआ ना, और ऐसा हुआ कि वो अब एंजाइम बना ही नहीं रहा है, तो नो एंजाइम, या फिर एंजाइम बना रहा है वो कैसा है, वो नॉन फंक्शनल है ना, वो नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल। तो फिर क्या होगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस होगा, कैरेक्टर विल नॉट एक्सप्रेस, कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम रेसेसिव बोलेंगे। मतलब मैं ऐसे यहाँ पे रेसेसिव वर्ड लिखना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि डोमिनेंट अलील में क्या हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, ये इसे मैं बोल सकती हूँ मॉडिफाइड अलील, ठीक है। इसे अब रेसेसिव नहीं बोले, इसे बच्चों मॉडिफाइड अलील बोलते हैं अपन, वो ठीक रहेगा। वापस बताती हूँ आपको क्या मैं कहना चाह रही हूँ। नॉर्मल एक कंसेप्ट है कि डीएनए है ना, डीएनए के ऊपर आपके बहुत सारे जीन्स है। अब कोई एक जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन मॉडिफाई हो गया मतलब, और एंजाइम बना दिया, ठीक है। प्रोटीन बना, प्रोटीन ही एंजाइम बनाते हैं, और एंजाइम का जो काम है कैरेक्टर एक्सप्रेस करना है वो एंजाइम करेगा। अब ऐसा एनसीईआरटी ने बोला कि क्यों कुछ अलील्स डोमिनेंट है कुछ रिसेसिव, ऐसा क्यों है कि कुछ डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव है, ठीक है। एंड हाउ दे वर्क बेसिकली, तो समझो ये जो जीन है ये क्या है आपका, ये डोमिनेंट अलील वाला है। ये कैसा है बेटा, देखना ये डोमिनेंट अलील वाला है ना। तो ये कैसा है, ये नॉर्मल है, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हुआ, ये अनमॉडिफाइड अलील है, ये अनमॉडिफाइड अलील है। तो इसका जो भी काम है, जो भी इसे एंजाइम बनाना है, एंजाइम बनाएगा, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होना है कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। अब बेटा मैं क्या बोल रही हूँ कि क्या हो गया है, आपका जो डोमिनेंट अलील है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है। ध्यान से देखिए, आपका जो डोमिनेंट अलील है उसमें क्या हो गया है बेटा, कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है। अब मॉडिफिकेशन होने की वजह से जो डोमिनेंट अलील है उसे मॉडिफिकेशन हुआ ना, वो मॉडिफिकेशन होने की वजह से या तो वो नॉर्मली काम कर रहा है, मतलब नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, या फिर लेस एफिशिएंट, नॉर्मल बना रहा है फिर लेस एफिशिएंट। तो क्या होगा, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करता था, जो ये काम करता था वो ये करेगा। तो फिनोटाइप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन फिनोटाइप। अब मॉडिफिकेशन होने की वजह से केसेस है बेटा, ये मॉडिफिकेशन होने की वजह से ऐसा हुआ कि एंजाइम नहीं बन रहा या नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है। बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है, एंजाइम नहीं बन रहा है या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है। तो बेटा क्या होगा, तो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, उस चीज को आप बोलेंगे रेसेसिव, क्योंकि पर्टिकुलर कैरेक्टर में देखने को ही नहीं मिल रहा, तो उस चीज को हम रेसेसिव बोलेंगे। आया समझ में? देखो वर्डिंग्स क्या दे रखे हैं उन्होंने, जो मॉडिफाइड अलील है, ठीक है, ये डोमिनेंट अलील था, ठीक है, एंड ये कैसा था, अनमॉडिफाइड था। अब इसमें क्या हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। सो दी मॉडिफाइड अलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ, क्या मॉडिफाइड अलील जो है बेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम, या फिर अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, या फिर नो एंजाइम एट ऑल, ठीक है। तो अगर नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम बना तो जैसा हमारा नॉर्मल काम चलता था, जो कैरेक्टर था, तो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। लेकिन अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना या एंजाइम नहीं बना तो क्या होगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, तब फिर कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आया बेटा? ये छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा है आफ्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंस टॉपिक, तो याद कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन बन सकता है इससे, राइट। रीजन असर्शन टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो प्लीज समझ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात कि कुछ अलील्स कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट जैसे हाँ नॉर्मल, जो नॉर्मल है
ठीक है, डोमिनेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो अनमॉडिफाइड है, वो क्या है, अनमॉडिफाइड है, उसका जैसा काम है कर रहा है। अब कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, तो मॉडिफिकेशन होने के बाद अलग अलग केसेस निकल के आते हैं। पहला केस क्या निकला कि या तो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा या लेस एफिशिएंट। तो नॉर्मल और लेस एफिशिएंट बना तो काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है हमारा, है ना, कैरेक्टर तो एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन अगर एंजाइम नहीं बना या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना तो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, तो उस चीज को हम रिसेसिव बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, डन इतना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कोडोमिनेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, कोडोमिनेंस को साथ में, है ना, कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस मतलब क्या होता है बेटा कि बोथ अलील्स दोनों अलील्स जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, एक्सप्रेस कंप्लीटली, ठीक है। अगर कोई पूछे आपको कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो बेटा इसका एग्जाम्पल है, एक तो आपका ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी वाले जो लोग है ना, ए बी ब्लड ग्रुप। दूसरा बेटा इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया जो कैरियर होता है, एच बी ए और एच बी एस, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है बेटा कि दोनों एलील खुद को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको दोनों के कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। देखा भी होगा अपन पिंजरिया में, काओ में देखते हैं ना ऐसे कि हाँ एक काओ इस कलर की होती है, उसके ऊपर पैचेस होते हैं, है ना, व्हाइट और ब्लैक पैचेस या ब्राउन ऐसे, तो दैट इज कि दोनों ही एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो क्या हो गया, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो कोडोमिनेंस का आपका जो टिक्स में दे रखा है वो बेस्ट एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप, और दूसरा सिकल सेल एनीमिया का जो कैरियर होता है एच बी एच बी एस, दैट वन इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। याद कर लो बेटा, ये एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया अपन करेंगे बाद में, अभी ये एग्जाम्पल याद करिए कोडोमिनेंस का, एपी ब्लड ग्रुप एंड सिकल सेल एनीमिया का कैरियर। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट समझिए पहले आप लोग। ब्लड ग्रुप, तो हमारा जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप है बेटा वो एबीओ टाइप है, एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप आता है हमारा। किसने बताया था, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने, याद रखना। कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का बताया है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप कैसा है, एबीओ टाइप का है, एंड कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बताया है। ठीक है, अब जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इसके लिए आपके पास टोटल 3 आपके पास एलील है, टोटल 3 एलील है। ठीक है, आई स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबिन, आई ए, आई बी और आपका स्मॉल आई। ठीक है, आपके पास क्या है, ब्लड ग्रुप के लिए टोटल 3 एलील है। अभी क्या कह रहा है 3 एलील, अगर समझो आपके पास जो ये जीन है, जीन कौन सा बताया मैंने, जीन बताया आई, जीन कौन सा बताया बेटा, आई। तो जीन आई के पास क्या है बेटा, 3 एलील है, 3 एलील है। ठीक है, कौन कौन, आई ए, आई बी और आई। अब आई ए, आई बी, आई, ये सब क्या हो गया, आपके पास जो आरबीसी है बेटा, आरबीसी। अब आरबीसी पे अगर आपका शुगर है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन है, अगर वो ए वाला है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, अब अगर इस पे बी वाला है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर आरबीसी पे कोई कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या होगा, वो ए होगा, सॉरी, तो वो ओ होगा, कोई प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, आरबीसी के ऊपर ना एंटीजन प्रेजेंट है, हम क्या बोल रहे हैं, आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है। वो एंटीजन क्या है, दैट इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन।
दैट इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर वो ग्लाइकोप्रोटीन वो अगर एंटीजन ए है तो हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है तो हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप बी है, अगर वो एंटीजन कोई है ही नहीं तो हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पे तो हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, अगर दोनों प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एबीओ टाइप, इट वाज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इसका जो जीन है दैट इज आई, जीन इज आई। अब आई जो है, अब वो आई ए भी हो सकता है, आई बी भी हो सकता है, और स्मॉल आई हम जो बोलते हैं वैसा हो सकता है। तो आई ए मतलब क्या कि जो आपका आरबीसी है उसके ऊपर ए एंटीजन है। ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है इसका मतलब आपके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है, ए बी है दैट इज कोडोमिनेंस, तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर और कोई है ही नहीं तो इट इज ओ। ठीक है, समझ में आया? तो इससे मैं इन्फरेंस क्या निकालू बेटा, है ना, कंक्लूजन क्या निकालू कि आई ए जो है वो डोमिनेंट है ओवर आई बी जो है वो भी डोमिनेंट है ओवर आई, और जो आई ए है इक्वल टू आई बी, तो ये क्या हो गया, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, आई में तो बेटा जो स्मॉल आई ना, स्मॉल आई वहां पे क्या है, नो शुगर पॉलीमर, उसमें कोई शुगर पॉलीमर है ही नहीं, स्मॉल आई पे कोई शुगर पॉलीमर है ही नहीं। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, बोथ आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, both IA and IB are dominant over small I। क्लियर हुई ये बात सबको? ABO ब्लड ग्रुप वाज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है बच्चों, ABO ब्लड ग्रुप किसने दिया ह्यूमन में, कार्ल लैंडस्टीनर ने। यहाँ पे हमारे पास जो जीन है I, ठीक है, तो अब वो I हमने कैसे बोला, IA भी हो सकता है, IB भी हो सकता है, एंड स्मॉल आई हमने डिनोट किया है, राइट, कि कोई एंटीजन ही नहीं हो। अब अगर आई ए कब होगा, अगर आरबीसी के ऊपर आपका एंटीजन ए है तो आई ए होगा। ठीक है, अगर एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप विल बी बी, और कोई एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ओके, एंड अगर दोनों है तो क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, मतलब ए और बी दोनों एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो ए और बी दोनों क्या है, डोमिनेंट है। अगर दोनों साथ में, दोनों होने से क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, कोडोमिनेंस का। ठीक है, किसका हो गया, कोडोमिनेंस का। और अगर मैं बात करूं इसका, तो आपका जो आई ए है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आई, एंड आई बी है डोमिनेंट आई ए है डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, एंड आई बी भी क्या है, डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इतने में कोई डाउट बच्चों? अभी देखो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, मैंने बोला स्मॉल आई जो है वो क्या है बेटा, स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव है। तो अगर किसी पेरेंट के पास आई ए ब्लड ग्रुप है और जो पेरेंट 2 है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए ही होगा। समझो बात को, जो ए है ना, ए और जो बी है ये दोनों आपका डोमिनेंट है, और जो आई है ये क्या है आपका, रेसेसिव है। ये क्या है बेटा, रेसेसिव है। क्लियर? तो अगर किसी पेरेंट के पास समझो ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, एंड इट इज होमोजाइगस ए, आपको पता है आपकी जीन के हमेशा 2 फॉर्म रहते हैं, है ना, आपके पास जीन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, पढ़ा है ना अपन ने, जीन ऑलवेज आकर, मतलब ये जो जीन है वो पेयर में आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे है, और ये जो है पेरेंट ऐसे है। ठीक है, तो अगर मैं इनका क्रॉसिंग करवाऊं तो क्या होगा, एओ एओ, तो इनके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनका चांसेस क्या है, उनके ब्लड ग्रुप होने के चांसेस क्या है, ए ही ब्लड ग्रुप उनके पास होगा। क्यों बेटा, क्योंकि जो ए है, मैंने बताया ना, जो ए है वो डोमिनेंट है, और जो स्मॉल आई है जिसे हम डिनोट कर रहे हैं ऐसे ओ ब्लड ग्रुप से, वो क्या है, रेसेसिव है। वो क्या है, रेसेसिव है। तो यहाँ पे समझो मदर जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाली है और फादर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे कैसे होंगे, वो ए ब्लड ग्रुप वाले ही होंगे।
समझ में आया ये बात? बच्चों जो ब्लड ग्रुप है ना आपका ब्लड ग्रुप, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है वो? मल्टीपल एलिलिज्म का। ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, मतलब एक जीन के पास एक से दो से ज्यादा अलील अगर प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। एंड मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे 3 अलील है ब्लड ग्रुप में। बेटा हमारे पास 3 अलील है, ठीक है, ब्लड ग्रुप में हमारे पास 3 अलील है, IA, IB और स्मॉल आई। तो मेरे पास 3 अलील हुए। मल्टीपल एलिलिज्म मतलब क्या होता है? मल्टीपल एलिलिज्म मतलब होता है कि जो एक फॉर्म है आपका उसके मल्टीपल वर्ड मतलब क्या? ज्यादा। तो जो आपका जो अलील है ना, जो आपका जीन है, जीन का ऑल्टरनेट फॉर्म हम क्या बोलते हैं? अलील होता है ना। एक इंसान के पास हमेशा पेयर ऑफ जीन होगा। तो अगर 2 से ज्यादा अलील प्रेजेंट हो, 2 से ज्यादा अगर अलील प्रेजेंट हो, उस चीज को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। अब बच्चों मल्टीपल एलिलिज्म किसी एक इंसान में नहीं हो सकता। मल्टीपल एलिलिज्म हमेशा पॉपुलेशन में स्टडी किया जाता है। मल्टीपल एलिलिज्म हमेशा पॉपुलेशन में स्टडी किया जाता है क्योंकि एक इंसान के पास तो 2 ही अलील होंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसी प्लेस पे दूसरे पर्सन के पास दूसरा अलील हो सकता है। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है। फॉर एग्जाम्पल आई एम हेट्रोजाइगस ए, यानी कि मेरे पास ए बी है और ओ बी है, हेट्रोजाइगस ए, ठीक है। तो क्या हो गया? ए ओ हो गया, राइट। अब अगर समझिए आपका ब्लड ग्रुप बी है, होमोजाइगस बी, तो ए की प्लेस पे और ओ की प्लेस पे आपके पास क्या है? बी है, ठीक है। अब समझो कोडोमिनेंस, एक और पर्सन को लेते हैं जिनका उसी प्लेस पे वहां पे ए है और बी है, राइट। तो पॉपुलेशन में स्टडी किया जाता है। जो मल्टीपल एलिलिज्म है वो क्या होता है? वो पॉपुलेशन में स्टडी किया जाता है कि एक पर्टिकुलर जीन जो है उसके 2 से ज्यादा अलील एग्जिस्ट करते हैं पॉपुलेशन में। इंडिविजुअल में आप स्टडी नहीं कर सकते, इंडिविजुअल में तो 2 अलील होंगे ना बेटा, इंडिविजुअल में तो 2 अलील होंगे। तो एक पॉपुलेशन में क्या हो रहा है? अगर 2 से ज्यादा अलील प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर जीन के लिए तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा अलील प्रेजेंट है, अगर 2 से ज्यादा अलील प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर जीन के लिए इन अ पॉपुलेशन, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। आपका जो ब्लड ग्रुप है, जो AB ब्लड ग्रुप है, वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। एंड जो ABO ब्लड टाइप हम बोलते हैं ना, तो वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। क्लियर? ओके, तो आ जाते हैं फिर से 3 अलील्स हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो IA एंड IB इज डोमिनेंट ओवर I, और जो आपका IA है इट इज इक्वल टू IB, तो इट इज व्हाट? इट इज कोडोमिनेंस, इट इज कोडोमिनेंस, है ना। तो अब समझो एक पेरेंट है, उसने अपने ऑफस्प्रिंग में IA दिया, सेकेंड पेरेंट ने भी IA दिया, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। IA IB है तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप AB होगा, बिकॉज इट इज कोडोमिनेंस। BA AB कोडोमिनेंस, BBO। तो जीनोटाइप कितने बने बेटा? बनाओ जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली जो दिखता हो जीनोटाइप। एक तो AA हो सकता है, बनाते हैं चलो, एक ये जीनोटाइप हो सकता है, फिर एक ये जीनोटाइप हो सकता है, ठीक है, एक ये जीनोटाइप हो सकता है, दूसरा एक ये कोडोमिनेंट ये जीनोटाइप हो सकता है, ये जीनोटाइप हो सकता है, और कोडोमिनेंस वाला जीनोटाइप। तो टोटल कितने जीनोटाइप बने ब्लड ग्रुप के? 6, टोटल 6 जीनोटाइप बने, ठीक है। और फिनोटाइप कितने बनेंगे? फिनोटाइप अगर IA हुआ तो ब्लड ग्रुप होगा A,
IB हुआ तो ब्लड ग्रुप होगा B। IA हुआ तो ब्लड ग्रुप A होगा। IA स्मॉल आई हुआ, IA स्मॉल आई हुआ तो ब्लड ग्रुप A ही होगा बच्चों, क्योंकि A जो है वो डोमिनेंट है, क्योंकि A जो है वो डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप A ही होगा। ठीक है, IB और I है, IB और I है तो ब्लड ग्रुप B होगा, क्योंकि जो B है वो डोमिनेंट है, क्योंकि जो B है वो डोमिनेंट है। बोला ना यहाँ पे IA एंड IB इज डोमिनेंट ओवर I। ओके, फिर II है तो ब्लड ग्रुप O होगा, और IB है तो ब्लड ग्रुप AB होगा। यानी कि फिनोटाइप कितने में हमारे पास? फिनोटाइप हो गए हमारे पास 4। फिनोटाइप हो गए हमारे पास 4 बेटा, ये लिख लो। ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप हमारे पास 6 हैं। ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप हमारे पास 6 हैं बेटा। इतना तो आपको क्लियर ही है ना, जीन हमेशा आपके पास पेयर में प्रेजेंट होता है, तो 2 फॉर्म में होगा हमेशा, फॉर श्योर। ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आप बेटा IA भी हो सकते हो, या फिर IA स्मॉल आई भी हो सकते हो, मतलब हेट्रोजाइगस भी आप हो सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आपका पेरेंट्स का क्या ब्लड ग्रुप है। ओके, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, जीन हमेशा पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जीन हमेशा पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? जीनोटाइप 6 है, फिनोटाइप कितने हैं? फिनोटाइप है हमारे पास 4। फिनोटाइप कितने हैं बेटा? हमारे पास 4 फिनोटाइप है। क्लियर? चलें आगे। अभी हम सीखते हैं प्लूरोट्रॉफी। प्लूरोट्रॉफी क्या होता है? प्लूरोट्रॉफी कहता है एक सिंगल जीन जो है कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। एक सिंगल जीन अलग अलग फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो कर सकता है। ठीक है, सच जीन इज कॉल्ड प्लूरोट्रॉफिक जीन। मतलब एक जीन जो है बेटा, वो मैंने क्या बोला, एक जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा, पर्टिकुलर एंजाइम बनाएगा, तो एक ही काम हुआ ना। बट ये जो जीन है ये प्लूरोट्रॉपिक है, ये क्या कर रहा है, ये मल्टीपल काम करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये मल्टीपल काम कर रहा है। कैसे? मतलब ये जो एंजाइम बना रहा है ना, वो मल्टीपल काम कर रहा होगा, या फिर ये जो प्रोटीन बना रहा है वो मल्टीपल काम कर रहा होगा, ऐसे। ठीक है, समझो बात को। समझो यहां पे ये रहा, ये आपका जीन है। ठीक है, ये जीन नहीं, प्लूरोट्रॉपिक जीन है। ये आपका प्लूरोट्रॉपिक जीन है, एंड ये क्या हुआ, एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, और इसने क्या किया, जिसे एक्सप्रेस करके एंजाइम 1 बनाया, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो आप कि ये A है, सब्सटेंस A पे एंजाइम 1 काम किया और B बन गया। A पे एंजाइम 1 काम किया, B बन गया। ठीक है, अब जो B है वो C बना रहा है। ठीक है, जो B है वो C बना रहा है। कब? जब एंजाइम 2 इस पे काम किया, जब एंजाइम 2 इस पे काम किया। कैसे हुआ बेटा प्लूरोट्रॉपिक जीन? देखो, ये एक जीन है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, A से B बना, B से C बना। अब जो B है वो भी कोई इफेक्ट दे रहा है, C है वो भी कोई इफेक्ट दे रहा है, राइट। तो बेसिकली जो आपका जीन है ये वाला, इसकी वजह से हमें ये वाला इफेक्ट और ये वाला इफेक्ट देखने को मिला। आई बात समझ में? ये जो जीन है इसकी वजह से हमें ये वाला और ये वाला इफेक्ट देखने को मिला, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं प्लूरोट्रॉपिक जीन। इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लूरोट्रॉपिक जीन। मतलब 1 जीन मल्टीपल इफेक्ट। ठीक है, 1 जीन और मल्टीपल इफेक्ट। ठीक है, प्लूरोट्रॉपिक का एग्जाम्पल हम करेंगे 2। इसके 2 एग्जाम्पल करेंगे, एक तो अपन फिनाइल कीटोयूरिया PKU, और दूसरा करेंगे अपन स्टार्च सिंथेसिस। दूसरा क्या करेंगे, स्टार्च सिंथेसिस। वापस समझो ये प्लूरोट्रॉपी वाला। समझो, ये एक सेल है,
ठीक है, न्यूक्लियस, यहाँ पे आपका डीएनए। ठीक है, अब ये जो जीन है ये जब एक्सप्रेस होगा तो एक पर्टिकुलर ये इफेक्ट दे रहा है, पर्टिकुलर दूसरा इफेक्ट दे रहा है, तीसरा इफेक्ट दे रहा है। तो ये एक ही जीन ये तीनों चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए हम बोलते हैं इस जीन को प्लूरोट्रॉपिक जीन, बिकॉज यही जीन ये तीनों चीज को गवर्न कर रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे प्लूरोट्रॉपिक जीन की एक सिंगल जीन कंट्रोल मल्टीपल इफेक्ट्स। समझ में आया? अ सिंगल जीन कंट्रोल्स मल्टीपल इफेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU इसे हम नॉर्मली बोलते हैं, PKU शॉर्ट फॉर्म में, फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU। फिनाइल, फिनाइल एलेनिन, नाम सुना है? फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन बच्चा एक अमीनो एसिड है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने बायोमोलिक्यूल में। टोटल 20 अमीनो एसिड्स जो आपको नाम याद करने हैं। ठीक है, आपके बायोमोलिक्यूल में चैप्टर में भी है, फिर मॉलिक्यूलर चैप्टर जो अपन 12th में पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। तो फिनाइल एलेनिन क्या है? अमीनो एसिड है ना। अब फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन जो अमीनो एसिड है, अगर मैं उसमें OH ग्रुप ऐड कर दूं बेटा, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर मैं OH ग्रुप ऐड कर दूं तो क्या बोलूंगी इस चीज को मैं? हाइड्रोक्सिलेशन। इतनी केमिस्ट्री तो आती है ना आप सबको, हाइड्रोक्सिलेशन। फिनाइल एलेनिन जो का जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इस पे OH ग्रुप ऐड कर दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, और जब फिनाइल एलेनिन का मैं हाइड्रोक्सिलेशन करूं, ठीक है, फिनाइल एलेनिन एक्चुअली वैसा है, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, एंड जो फिनाइल एलेनिन पे जब मैं OH ग्रुप ऐड करती हूँ तो टायरोसिन बनता है। तो टायरोसिन भी आपका एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, साथ ही साथ टायरोसिन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड। ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन पे मैंने क्या कर दिया, मैंने OH ग्रुप ऐड किया तो मुझे मिला टायरोसिन, टायरोसिन, टायरोसिन मिला। टायरोसिन क्या है बेटा? अमीनो एसिड है, टायरोसिन अमीनो एसिड मिला। ठीक है, अब क्या होता है, टायरोसिन अलग अलग काम करता है। टायरोसिन के पास बहुत काम है करने को, टायरोसिन के पास बहुत काम है करने को। टायरोसिन आपका जो हार्मोन है ना, T3 एंड T4, हार्मोन बनाने में काम करता है। ट्राइआयोडोथायरोनिन, थायराइड ग्लैंड का जो T3 T4 हार्मोन है, राइट। थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। जो T3 और T4 बनता है उसमें टायरोसिन होता है, राइट। T और I के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो बेसिकली टायरोसिन उसमें नीड है। फिर टायरोसिन और क्या करता है? मेलानिन बनाता है, आपका जो स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, स्किन कलर, मेलानिन। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, फिर साथ में एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, हार्मोन भी। ठीक है, तो ये क्या, देखो टायरोसिन के कितने काम है, 1 2 3 4। ठीक है, अब सुनो, फिनाइल एलेनिन पे OH ग्रुप ऐड करेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो फिर क्या बनेगा? टायरोसिन बनेगा। टायरोसिन जो है इतने सारे काम करता है। अब किसी कारणवश अगर फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बना तो, है ना, कैसे बनता है? कोई रिएक्शन, जैसे मैंने बोला A से B बना, फॉर एग्जाम्पल A इज फिनाइल एलेनिन, B इज टायरोसिन, A से B बना, कैसे बनेगा? एंजाइम से बनेगा। A से B कैसे बनता है? एंजाइम से बनता है। तो अब यहाँ पे क्या, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है बेटा? यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है हाइड्रोऑक्सिलेज, हाइड्रोऑक्सिलेज। ठीक है, मतलब आपके पास जो डीएनए है उसमें कोई पर्टिकुलर जीन जो है वो क्या कर रहा है? वो हाइड्रोऑक्सिलेज एंजाइम बना रहा है। एक जीन है जो क्या कर रहा है? एक जीन जो है वो हाइड्रोऑक्सिलेज एंजाइम बना रहा है। याद करिए, एक जीन है वो क्या कर रहा है? हाइड्रोऑक्सिलेज एंजाइम बना रहा है। ये हाइड्रोऑक्सिलेज एंजाइम क्या कर रहा है बच्चों? ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो हाइड्रोऑक्सिलेज एंजाइम है वो क्या कर रहा है? फिनाइल एलेनिन को ये टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा है। टायरोसिन के मल्टीपल काम है, यानी कि जो जीन हुआ, जो हाइड्रोक्सिलेज वाला हुआ, ये क्या है? ये प्लूरोट्रॉपिक जीन है। अब किसी कारणवश अगर
अगर ये जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना, अगर किसी भी कारण की वजह से ये जीन क्या किया, हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनाया, तो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो जिस इंसान को PKU फिनाइल कीटोयूरिया होता है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। समझ में आया? PKU, उस इंसानों को हम क्या बोलेंगे, उनके पास क्या है, वो एंजाइम नहीं होता। कौन सा? उनके पास हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता, उनके पास हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता, तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। क्या होगा अगर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, वो चीज इकट्ठा होती जाएगी बॉडी में। As a result of this, phenyl alanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives. जो phenyl alanine है बच्चों, वो आपकी बॉडी में accumulate होता रहेगा, या फिर वो क्या होगा, convert हो जाएगा किसमें, phenyl pyruvic acid में और दूसरे derivatives में। और अगर ये सब accumulate होता रहे आपके ब्रेन में, तो this can lead to mental retardation। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो फिनाइल एलेनिन है, आपका जो फिनाइल एलेनिन है बेटा, वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसे ले चलती हूं। फिनाइल एलेनिन जो है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली कीटोन बॉडी, दिस इज कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी क्या होता है, यूरिन में रिलीज होता है, तो ये यूरिन में रिलीज होगा। ये क्या होगा बेटा, आपका यूरिन में रिलीज होगा। आपको दूसरे सिम्टम्स ही देखने को मिलेंगे, एक तो मेंटल रिटार्डेशन बताया ही है, दूसरा डिक्रीज इन पिगमेंटेशन। ठीक है, मेलानिन नहीं बन रहा ना बेटा, मेलानिन नहीं बन रहा, तो दूसरा क्या आएगा इसमें, और दूसरा आप ऐड कर सकते हो, डिक्रीज इन पिगमेंटेशन। बेटा फिनाइल कीटोयूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं नीट में, इसलिए मैं आपको लर्न करवा रही हूँ बेटा। फिनाइल कीटोयूरिया हम किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं प्लूरोट्रॉफी जीन में, है ना। प्लूरोट्रॉफी जीन कौन सी जीन होती है बेटा, प्लूरोट्रॉपिक जीन वो जीन होती है, एक ऐसी जीन विच कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। प्लूरोट्रॉपिक जीन वो जीन होती है बेटा विच कैन कंट्रोल मल्टीपल इफेक्ट्स। ठीक है, मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। अब फिनाइल कीटोयूरिया में क्या हो रहा है, जो इंसान इसे सफर कर रहा है बेटा, उसमें एक एंजाइम जिसका नाम है हाइड्रोक्सिलेज, वो नहीं बनता। ठीक है, उसके पास वो जीन ही नहीं है समझो, तो कैसे बनेगा, राइट। तो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन रहा। PKU जिस पर्सन को है, क्या हो रहा है, समझे पीकू है, पीकू एक इंसान है, उसके पास क्या नहीं है, पीकू के पास हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है। पीकू के पास क्या नहीं है, पीकू के पास हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है, तो क्या हो गया, पीकू को PKU हो गया। पीकू के पास क्या नहीं है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है, तो उसे क्या हो गया, PKU, दैट इज फिनाइल कीटोयूरिया। अब क्या हो रहा है, पीकू की बॉडी में क्या हो रहा है, जो फिनाइल एलेनिन है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा किसमें, टायरोसिन में। अब फिनाइल एलेनिन अगर टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। ठीक है, ब्रेन में चला गया तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि फिनाइल एलेनिन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, वो कन्वर्ट हो गया आपका फिनाइल पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, फिनाइल पायरुविक एसिड में, विच इज अ कीटोन बॉडी, तभी नाम है फिनाइल कीटोयूरिया। तो क्या होगा, जो पीकू का यूरिन है उसमें क्या मिलेगा, फिनाइल पायरुविक एसिड। दूसरा और तीसरा क्या हो सकता है, तो मेंटल रिटार्डेशन बोला यूरिन में, एक्चुअली क्या है, यूरिन में ये क्यों निकल रहा है, बेसिकली फिनाइल पायरुविक एसिड, बिकॉज आपका जो वो है किडनी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता इसका। ठीक है, किडनी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते ना, इसलिए फिर यूरिन में कीटोन बॉडीज रिमूव होगी, है ना। और जो पिगमेंटेशन है, मेलानिन नहीं बनेगा, है ना इसका इफेक्ट।
टायरोसिन मेलानिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो मेलानिन नहीं बनेगा, मेलानिन नहीं बनने की वजह से हेयर और स्किन पिगमेंटेशन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, फेनाइलकीटोयूरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। बेटा मैंने बोला ना जो आपका प्लूरोट्रॉफी है, प्लूरोट्रॉफी में अपने दो एग्जाम्पल करेंगे, एक तो पीकेयू कर लिया, दूसरा स्टार्च सिंथेसिस। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। ठीक है, ओके बेटा, एक जीन है, जीन बी, ये आपके टेक्स्ट में गिवन है बेटा, कितने बच्चे इस चीज को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, एक जीन है, जीन बी, तो जीन बी है, क्या होगा, दो इफेक्ट, कैपिटल बी स्मॉल बी, नॉर्मल। अब बेटा जो कैपिटल बी है, जब ये एक्सप्रेस होता है तो क्या बनते हैं, स्टार्च ग्रेन्स बन रहे हैं। कैसे, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन। जब कैपिटल बी एक्सप्रेस होता है तो क्या बनता है, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन। जब कैपिटल बी एक्सप्रेस हो रहा है तो क्या बन रहा है बेटा, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन। जब स्मॉल बी एक्सप्रेस हो रहा है, जब स्मॉल बी एक्सप्रेस हो रहा है तो क्या बन रहा है, स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन। क्लियर, जब कैपिटल बी एक्सप्रेस हो रहा है तो क्या हो रहा है, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन। जब स्मॉल बी एक्सप्रेस हो रहा है तो स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन बनता है। क्लियर हुआ बात? ओके, चलो इसका क्रॉस बनाते हैं। कैपिटल बी बी और स्मॉल बी बी। ठीक है, ओके, अब ये स्टार्च ग्रेन में क्या लेना देना समझो। पी प्लांट की बात कर रही हूं मैं। पी प्लांट में अगर कैपिटल बी बी है तो जो सीड का शेप है वो राउंड है। तो सीड का शेप क्या है, राउंड है। और यहाँ पे जो स्टार्च ग्रेन है कैसे है, लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन है और सीड का शेप जो है वो राउंड है। स्मॉल बीबी है बेटा, तो इसका शेप कैसा है, सीड का जो शेप है वो रिंकल्ड है। पी प्लांट पाइजम सेटाइवम की बात कर रही हूं, ठीक है, रिंकल्ड है। तो यहाँ पे रिंकल्ड क्यों है, क्योंकि इसमें जो पी है ना मटर में, क्या जो स्टार्च की साइज है ना, स्टार्च ग्रेन की साइज बहुत छोटी है। अब क्या हुआ, F1 जनरेशन मिला मुझे, कैसा होगा, स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, यहाँ पे स्टार्च ग्रेन की साइज बड़ी बड़ी, यहाँ छुटकी छुटकी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो शेप मिला मुझे वो इंटरमीडिएट राउंड मिला, इंटरमीडिएट राउंड, इंटरमीडिएट राउंड मिला मुझे। ठीक है, इंटरमीडिएट राउंड मिला और स्टार्च ग्रेन कैसे थे, इंटरमीडिएट साइज के। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसकी सेल्फिंग कराई। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसकी सेल्फिंग करवाई, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, गैमेट्स बनाते हैं बेटा। चलो एक बार मैं बना देती हूँ पुनेट स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, बनाइए, क्या होगा बताओ, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, राइट। तो ये कैसा होगा, एकदम राउंड, एकदम बड़े बड़े स्टार्च ग्रेन वाले। ये स्मॉल बी कैसा छुटका सा, और ये लोग कैसे होंगे, इंटरमीडिएट साइज के होंगे। ठीक है, कैसे हुआ ये जीन भी, कैसे प्लूरोट्रॉपी हुआ, दो चीजें कंट्रोल कर रहा है, एक तो शेप ऑफ सीड और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, शेप ऑफ सीड और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। ठीक है, क्लियर हो गया, इसलिए जीन भी क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ प्लूरोट्रॉपिक जीन। क्लियर है ये बात है? तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो सीड आपका, जो आपका ये सीड का शेप है, सीड का शेप कैसा मिलेगा बेटा, मुझे 3 राउंड मिले, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, तो सीड शेप क्या मिलेगा मेरे को, 3 राउंड। ठीक है, और एक रिंकल्ड,
एक रिंगल्ड। तो क्या फॉलो कर रहा है ये? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये फॉलो कर रहा है। फिर दूसरा अगर मैं देखूं स्टार्च ग्रेन, अगर मैं बात करूं स्टार्च ग्रेन का, तो कैसा होगा? एक लार्ज, दो इंटरमीडिएट और एक स्मॉल। तो क्या हो गया रेशियो? 1:2:1। मतलब ये क्या है? इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रही है, डोमिनेंस भी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी। तो स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस वाला जो छोटा सा आपका पैराग्राफ दे रखा है टेक्स्ट बुक में, आपको कर लेना है। ठीक है, समझ में आया? ये जीन है बी, कैपिटल बी, वो दो चीजें कंट्रोल कर रहा है, कैपिटल बी, एक स्मॉल बी। जो कैपिटल बी है अगर वो है तो क्या देख रहे हैं हम कि जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो लार्ज है और जो सीड बन रहा है वो राउंड शेप का बन रहा है। अगर स्मॉल बी भी है ना, तो अगर जो जीन बी है, स्मॉल बी है, रिसेसिव फॉर्म, उसमें क्या हो रहा है? जो स्टार्च ग्रेन का साइज है बहुत ही स्मॉल है एंड जो सीड बनता है वो रिंकल्ड शेप का बनता है। अब जो F1 हम देखते हैं कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, वो हमें इंटरमीडिएट देखने को मिल रहा है। शेप में भी कैसा दिख रहा है? वो हमें एकदम बड़ा राउंड नहीं दिख रहा, वो इंटरमीडिएट शेप का दिख रहा है। और स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस भी उसमें क्या हुआ है? इंटरमीडिएट हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ये? ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लूरोट्रॉपी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है? पॉली मतलब ज्यादा। तो ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more genes and are thus called polygenic traits। मतलब क्या हुआ बेटा कि समझो सेल न्यूक्लियस है और इससे मैंने क्रोमोसोम्स बनाए। ठीक है, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे है ये कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे है कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो ट्रेट आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more genes। मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए 3 या 3 से ज्यादा जीन्स अगर रिस्पॉन्सिबल हो तो उसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक ट्रेड के लिए, है ना, एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अगर 3 से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक ट्रेड। जैसे कि हाइट, है ना, एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसमें ह्यूमन हाइट, फिर स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? ये सब एग्जाम्पल है आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? ये सब एग्जाम्पल है आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। बेटा अगर मैं मेंडल की बात करूं, है ना, अगर हम मेंडल की बात करें बेटा, तो मेंडल जी ने क्या बोला था? मेंडल जी ने क्या बोला था? जैसे प्लांट का हाइट है, प्लांट का हाइट है तो कैसा होगा? या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो कैपिटल टीटी स्मॉल टीटी बोल दिया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कर दिया हमने। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक ही जीन क्या है, एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला आपको ह्यूमन हाइट, तो ह्यूमन हाइट में क्या है? ह्यूमन हाइट इज बेसिकली अलग अलग है ना, कुछ ऐसा नहीं कि हाँ इतना ऐसा है और इतना टॉल है, ऐसा नहीं ना, इंटर मतलब बीच के अलग अलग हाइट वाले मिलते हैं। तो इट इज, यू कैन से दैट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज बेसिकली व्हाट इट इज? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, इट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अरे हाँ, इनहेरिटेंस। ठीक है, इट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। स्किन कलर है, अब समझो जो कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलानिन प्रोडक्शन। तो ये लोग क्या करेंगे? लोग ऐड कर देंगे, है ना। अब ए एक्सप्रेस हुआ
तो डार्क बी एक्सप्रेस हुआ तो डार्क, सी एक्सप्रेस हुआ तो डार्क, तो मतलब जो कॉम्प्लेक्शन होगा इंसान का क्या होगा, डार्क होगा, राइट। तो इट इज व्हाट कि ऐड होते गए, तो इट इज व्हाट क्वांटिटेटिव एडिशन हुआ, ठीक है। अब समझो किसी के पास क्या है, सिर्फ स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, तो हम बोल सकते हैं एल्बिनो, इसे हम बोल सकते हैं एल्बिनो, कि इनमें मेलानिन बन ही नहीं रहा है ना, तो एडअप नहीं हो रहा, मतलब मेलानिन बन नहीं रहा है ऐसा। अब इसमें क्या है कि हाँ बहुत ज्यादा मेलानिन बन रहा है, तो क्या हो गया, इसमें इधर इस क्रोमोसोम ने मेलानिन बनाया, इसने नहीं बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया, तो वो सब क्या हुई, ऐड होते गई, ठीक है, समझ रहे हो, वो ऐड होते गया। तो एक से ज्यादा जीन, एक से ज्यादा जीन, ये वाला जीन भी, ए वाला जीन भी, बी वाला भी, सी वाला भी, तो एक से ज्यादा जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ बच्चों बात? एक बार मैं सारा आपको वापस रिवाइज करा देती हूं। स्टार्ट करते हैं विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, बहुत ही इजी है बच्चों, चलो सारा एक बार लिख लो आप लोग भी मेरे साथ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो बच्चों हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या सीखा था, उसमें हमने सीखा था कि जो F1 जनरेशन है वो क्या है, F1 जनरेशन इज इंटरमीडिएट, F1 जनरेशन इज इंटरमीडिएट। F1 जनरेशन क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट होता है। फिर बेटा अपन लोगों ने सीखा कोडोमिनेंस, फिर हमने सीखा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है बच्चों, कोडोमिनेंस में क्या होता है, कोडोमिनेंस में हमने देखा ब्लड ग्रुप ए बी वाला है ना, कि दोनों बोथ एक्सप्रेस, जैसे आपका ए एंटीजन और बी एंटीजन, तो क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बात किया था प्लूरोट्रॉपी का, है ना, प्लूरोट्रॉपी में क्या सीखा था हमने, प्लूरोट्रॉपी में मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, एक जीन की वजह से मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, ठीक है। फिर क्या था हमने एक मल्टीपल एलील भी सीखा था बेटा, मल्टीपल एलील ब्लड ग्रुप में था ना, कि मोर देन 2 एलील्स, मल्टीपल एलील भी सीखा बेटा, उसमें क्या था, मोर देन 2 alleles are responsible for any character, are responsible for any कैरेक्टर। बट मैंने कहा था मल्टीपल अलील आप एक इंडिविजुअल स्टडी नहीं करते, पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं, है ना। मोर देन 2 अलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन। अब मल्टीपल एलील वाला चीज ना बेटा अकेले खुद में नहीं पढ़ सकते, पॉपुलेशन में स्टडी किया जाता है, समझाओ ये मल्टीपल एलील वाला। चलो समझते हैं। हाँ समझे, इंसान है ह्यूमन ए, एक बी है, एक सी है ना। अब जो ह्यूमन ए है समझो उसके 7th क्रोमोसोम पे आंखों का कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्लैक आई या फिर ब्लू आई। फिर ह्यूमन बी ब्राउन आई, दो इसलिए लिख रही हूँ बेटा क्योंकि जीन हमेशा पेयर में होता है इसके लिए, है ना। ब्राउन आई और यहाँ पे ब्लैक आई, फिर रेड आई और ब्लैक आई। तो कितने कैरेक्टर्स हो गए बेटा, एक ब्लैक आई, दूसरा ब्लू आई, ठीक है, तीसरा ब्राउन आई ब्लैक आई है, फिर चौथा रेड आई। तो बेसिकली समझ में आया कि पॉपुलेशन में देखें तो 7th क्रोमोसोम पे आई कलर के अलग अलग जीन्स हो सकते हैं अलग अलग इंडिविजुअल में, दैट इज योर मल्टीपल एलीलिज्म।
ठीक है, मोर देन 2 alleles आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगल कैरेक्टर या फॉर एनी कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन। मल्टीपल एलील हो गया। फिर क्या सीखा था हमने भी लास्ट, पॉलीजेनिक ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा, मोर देन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब मोर देन 1 जीन लोसाई, 1 जीन लोसाई कंट्रोल ट्रेट। ठीक है, मतलब एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन लोसाई अगर है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये पूरा आपका टॉपिक का जिस्ट हो गया, पूरा डिफाइन हो गया। ये आपको बेटा बहुत हेल्प करेगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होने चाहिए। नीट में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, जैसे आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल हो गया स्नैपड्रैगन का। ठीक है, आपका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हमने एक तो सिकल सेल एनीमिया का कैरियर किया और एबी ब्लड ग्रुप। ठीक है, प्लूरोट्रॉपी का एग्जाम्पल हमने किया पीकेयू फेनाइलकीटोन यूरिया। ठीक है, फिर मल्टीपल एलील्स का एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, और फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो हमने अभी जस्ट किया, उसका एग्जाम्पल हमने किया ह्यूमनाइट और ह्यूमन का स्किन कलर। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसका एग्जाम्पल किया हमने ह्यूमनाइट एंड ह्यूमन स्किन कलर। ओके, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करना बच्चों। इन टॉपिक्स में से हमेशा नीट में क्वेश्चंस बनते हैं और यही एग्जाम्पल्स, टिक बुक वाले एग्जाम्पल्स आते हैं। ओके, थैंक यू।